हवाई। देखिए, कल तक हम आपसे जो बात कर रहे थे वो बात में एक्सरसाइज 2.3 के लिए की थी आपके लिए, और आज मैं जो आपके लिए काम करूंगा वो एक्सरसाइज 2.2 के लिए काम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना आज का टॉपिक रहेगा वो अपना टॉपिक एलसीएम तथा एचसीएफ रहेगा। मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि जो हमारी संख्या है उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। वार्षिक पेपर में आरबीएससी और एनसीईआरटी में कई बार ये पूछा जा चुका है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके लिए 3 संख्या दी जाती है और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो सुने आप लोग। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके पॉइंट बता रहा हूं जो पॉइंट आपको याद करने हैं। देखिए क्या कहता है पहला पॉइंट, एलसीएम के लिए संख्याओं का एक साथ तो करना है गुणनखंड। अगर मैं एलसीएम की आपसे बात करता हूं तो एलसीएम के लिए संख्याओं का एक साथ क्या करना है, गुणनखंड। और अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ के लिए संख्याओं का अलग अलग क्या करना है, गुणनखंड। ठीक है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक है और जो एचसीएफ होगा वो महत्तम समावर्तक कहलाता है। आपका हिंदी में भी कभी कभी नाम आ जाता है, तो ये सभी चीज देखना आपके लिए कंपलसरी है। इसका देसी इलाज का जो दूसरा पॉइंट है वो भी याद रखने योग्य है। वो क्या कहता है पॉइंट, ये कह रहा है बेटा कि एलसीएम में उच्च घातों को लिया जाता है। मतलब जो आपका एलसीएम होगा उस एलसीएम में उच्च घातों को लिया जाएगा, और जो आपका एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ, इस एचसीएफ में छोटी घातों को लिया जाता है। ठीक है, देखो ये 2 पॉइंट आपको अच्छी प्रकार से याद करने। एलसीएम एचसीएफ का ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इससे कभी भी नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात है, एलसीएम यदि निकालना है तो संख्याओं का एक साथ गुणनखंड निकाल दें, और एचसीएफ निकालना है तो संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकाल दें। ठीक है, उसके बाद एलसीएम यदि निकाल रहे हैं तो जो बड़ी घात होती है, उच्च घात होती है, उन घातों को लिया जाता है, और एचसीएफ के लिए उन छोटी घातों को लिया जाता है। तो बस कुछ नहीं है, एक्सरसाइज 2.2 का बस ये थोड़ा सा ये बेस है, इसको आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दूं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। मतलब पहले तो आप पहले क्वेश्चन में बिल्कुल लीजिए, ये समझ लें कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या। जैसे पहले का पहला दिया हुआ है 468, यानी कि संख्या 468 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने, यानी कि इसके फैक्टर करने आपको। तो फैक्टर करने का बिल्कुल आसान तरीका है, इसके टुकड़े करने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्टर कर देते हैं 468 के स्टेप से। आपको छोटी क्लासों में आपने सीखा ये चीज। तो इसके लिए क्या करते हैं, बस छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक इसमें भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 का भाग दे रहा हूं मैं, तो ये आएगा 2, 3 और 4। ठीक, उसके बाद 2.25 का भाग दे रहा है 1 और 7, ऐसे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, तो नेक्स्ट संख्या देखिए 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 का भाग करेक्ट हो जाएगा, 3 का भाग दिए 3 और 9 स्टेप से। अगले स्टेप में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, इसका भाग दीजिए 1 और 3। अच्छा, इस 13 में किसका भाग जाएगा, 13 के भाग जाएगा। तो फाइनली आप सबसे लास्ट में 13 का भाग दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आगे बात समझ में। तो अच्छा, यहाँ की जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं, यही तो गुणनखंड निकल के आ रही है,
ये जो आपकी संख्या है वो गुणनखंड निकल के आ रही है, अतः आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। आप इसको घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको बोल सकता हूं 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 13, और ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो इसके पहले क्वेश्चन में कई क्वेश्चन दिए गए संख्याएं, और उन संख्याओं को आपको इसी टाइप से क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो मैं ये सारी संख्याएं आपके लिए यहाँ पे लिखा देता हूं, और इन संख्याओं का आप आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे अपना है 945, तीसरी संख्या इसका भी निकालने आप लोग 140, और चौथी जो आपके लिए संख्या रहेगी वो रहेगी 3825, और पांचवी संख्या जो आपके लिए रहेगी वो होगी 20,570। ठीक है, तो बेटा आपका ये होमवर्क बनता है। देखिए कराने में वैसे ही टाइम वेस्ट करना है, कोई बिल्कुल इजी है, हर स्टूडेंट इसको निकाल लेगा। 945, 140, 3825, 20,570, आपको नंबर से इनमें क्या देना है, वाह, तो इन सारी का रिजल्ट आपके निकल गए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न संख्या 2 आपकी क्या कह रही है। अब देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे स्पष्ट रूप में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको संख्याओं का एलसीएम भी निकालना है और संख्याओं का एचसीएफ भी निकालना है। पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन बेटा आपके लिए संख्या दी गई है 12, 15 और 21। देखें पहले क्वेश्चन की संख्या 12, 15 और 21, यानी कि 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम भी निकालना है और इनका आपको एचसीएफ भी निकालना है। ठीक, तो देखिए इनका एलसीएम और एचसीएफ किस टाइप से निकाला जाता है, तो पॉइंट याद करो। अभी मैंने आपके लिए पॉइंट बताया है, क्या पॉइंट बताया है कि एलसीएम के लिए तो संख्याओं का एक साथ गुणनखंड निकालना है, आगे बात समझ में, और एचसीएफ के लिए संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे काम कर रहा हूं बेटा एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए यदि मैं यहां पे काम कर रहा हूं तो संख्याओं को एक साथ लेना है आपको, तो 12, 15 और 21 इस टाइप से इसका एलसीएम निकालना है। प्रक्रिया अपनी वही रहेगी, आपको बस ऐसे भाग देते चलना है। ठीक है, और देखो यहां में ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, विशेषकर याद रखें जब संख्याओं को एक साथ लिखा जा रहा है तो कोई सी, जैसे हम शुरुआत तो बाकी 2 से 3, 4, 5, 6 ऐसे करेंगे हम। ठीक है, अच्छा इन संख्याओं में जैसे सबसे पहले 2 से शुरुआत कर रहा हूं तो 2 को भाग जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, 12 में जा रहा है। अब इस 2 का भाग केवल एक संख्या में जा रहा हूं तो भाग दे दी जाएगा, ये कोई फिक्स नहीं है कि 2 का भाग सभी संख्याओं में जाए। जिस संख्या में जा रहा है उसमें भाग दे दें, और बाकी में नहीं जा रहा है उस संख्या को यथावत रूप में लिख दें आप। जैसे 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, अच्छा 15 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 15 को यथावत रूप में लिखा जाएगा। 21 में जा रहा है बेटा, नहीं जा रहा है, तो 21 को ऐसे लिखा जाएगा। सही है, अच्छा अगली बार भी 2 को भाग जा सकता है, 6 में जा सकता है तो 3, इसमें नहीं जा रहा है तो 15, और इसमें नहीं जा रहा है तो 21। सही है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप के लिए यहां पे भाग दे दीजिए आप लोग, 3 का भाग चला जाएगा, 2 का तो जा नहीं रहा है किसी संख्या को, 3 का भाग इसमें देंगे तो 1 आना है,
इसमें देंगे तो कितना आएगा 5 और इसमें देंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोग काम करेंगे, 3 का भाग नहीं जा रहा है तो भाग किसका जाएगा यहाँ पे 5 का, 1 और 5 में देंगे तो कितना है बेटा 1 ही आएगा, और 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 रखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोग काम कीजिए, तो यहाँ पे भाग आपको 7 का ही देना पड़ेगा, तो 1, 1, 1। देखो ये एलसीएम निकल के आ रही है कि ना आ रही, तो बस इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दी, यानी कि इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई का 7 35, और ये आपका लगभग हो जाएगा जैसे 4 4 3 12 बरपन 60 और 7 42, यानी कि 420। आ रही बात समझ में? तो तुम्हारा जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो एलसीएम क्या निकल के आ रहा है 420 निकल के आ रहा है। अब तुम्हें इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ के लिए काम कीजिए, आप लोग कैसे काम करेंगे एचसीएफ के लिए देखें। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करना है आपको, ठीक है, और अलग अलग गुणनखंड कैसे करेंगे 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग स्टेप से करेंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, जैसे सबसे पहले तो मैं 12 की गुणनखंड कर रहा हूं भाई, और गुणनखंड यहां से भी लिख सकते हैं आप लोग। 12 का क्या आएगा 6 और 3 ऐसे आ रहा है, ये अलग अलग कर 2 का भाग दीजिए 6, फिर 2 का देंगे 3 और 3 का देंगे यहाँ 1 का देंगे। नेक्स्ट संख्या कौन सी रहेगी आपकी 15, सही है, तो 15 इसमें 2 का तो नहीं जा रहा है, 3 का देना पड़ेगा आपको, क्या आ रहा है 5, फिर 5 का देंगे तो क्या आ रहा है 1 स्टेप से, और फिर आपको भाग किस में देना है 21 में देना है भाग आपको। 21 में जब आप लोग भाग देंगे तो 3 का देंगे, और 3 का भाग देने पर यहां पर कितना आ रहा है बेटा 7, और फिर 7 में 7 का ही भाग दिया जाएगा कितना आ रहा है 1। अब देखो एचसीएफ, अगर तुम्हें इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए मैंने पॉइंट लगाया था कि एचसीएफ में छोटी घात तो ली जाती है, ये तो फिक्स है, पर एक बात और सुन लें, मैं सिंपल सी आपको बात बता देता हूं कि एचसीएफ में जितनी भी आपकी संख्या होती है उन सभी से कॉमन ले जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक पॉइंट आपको लिखा भी देता हूं, यहां पे लिखा देता हूं मैं, छोटा सा देसी इलाज का पॉइंट है ये वाला। एचसीएफ में हमेशा कॉमन लेते हैं, यदि कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। क्या होगा 1। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि एचसीएफ हमेशा कॉमन लिया जाता है, और यदि कॉमन नहीं है तो उसका जो एचसीएफ होगा क्या होगा एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही शानदार पॉइंट है आपके लिए, बहुत काम आएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही है तो उसका आंसर ही नहीं लिख के आते, और जबकि आपको पता है कि कोई भी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 1 ये ऑलरेडी तीनों तो लास्ट में कॉमन मिल रही है, तो ये कॉमन ही तो मिल रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां में जो कॉमन देखो, जैसे यहां तो 2 आ रहा है तो इसमें 2 नहीं आ रहा, तो 2 तो कॉमन है ही ना सके। देखो संख्या यहाँ पे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, उन सभी संख्याओं में वो चीज विद्यमान होनी चाहिए, वो संख्या उसमें उपस्थित होना चाहिए,
जैसे अगर ये 2 है तो ये दो तीनों संख्या की गुणनखंड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसको नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट संख्या भी 2 है जो कि इसमें विद्यमान ही नहीं है तो इसको भी नहीं लिया जाएगा। अच्छा अगली संख्या इसमें क्या है 3, देखो 3 आ रहा है इसमें। अच्छा यहां के गुणनखंड बतेगा 3, इसमें भी 3 आ रहा है। अच्छा इसके गुणनखंड में है क्या 3, इसका भी 3 आ रहा है। आ रही बात समझ में? जब यहां पे 3 3 3 देखो तीनों संख्याओं में कॉमन, तो ये इसका क्या होगा एस शेप हो जाएगा। और देखो और कोई संख्या कॉमन ही नहीं है तो एस शेप आपका क्या होगा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है एलसीएम और एचसीएफ के लिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं कि 3 संख्याओं वाला एलसीएम और एचसीएफ कैसे पूछा जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन पे यहां पे काम करेंगे हम, क्या कह रहा है ये देखिए। मैं संख्या चेंज कर रहा हूं मैं, अच्छा थोड़ा सा मैं ये पॉइंट और डिस्कस करा देता हूं आपको कि यदि कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है। जैसे मान लीजिए संख्या कुछ मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, एक संख्या अपनी 10 है इस टाइप से, और एक संख्या मान लीजिए अपनी 9 है, दूसरी संख्या फैक्ट करेंगे इस टाइप से। अब तुमसे यूं कही जाए कि बेटा इनको एचसीएफ निकालो, कहा निकालो एचसीएफ, तो इनको एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई बताइए आपको। इनका एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यहां में रहती है तो 2 यहां में, 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें तो 3 इसमें नहीं है, तो कोई चीज कॉमन ही नहीं। अच्छा नीचे तो कॉमन आती है भाई, एक को भाग एस तो दे सके तुम, या एक बारी प्रक्रिया तो कितने को बढ़ा मत चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर एक करेंगे तो कहने को मतलब यह जगह पे एक है तो यह जगह पे क्या है एक, तो ऐसी संख्याओं को एचसीएफ हमेशा क्या होता है एक। और ये पॉइंट मैंने आपको डायरेक्टली लिखा दिया देसी इलाज में, ये पॉइंट आप याद रखना, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अच्छा 24 15 36 जो अगली संख्या है आपकी 24 15 36, देखिए अगली संख्या 24 15 और 36, ठीक है। और ये पॉइंट भी मैं यहां पे मिटा देता हूं। अब सुने आप लोग 24 15 और 36 के लिए आप लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां पे एलसीएम के लिए काम कर रहा हूं, तो एलसीएम के लिए संख्याओं को एक साथ लेना है, 24 15 और 36 चाहिए इस टाइप से आप। अच्छा सबसे पहले 2 का भाग दिया जाएगा तो यहां पे 12 आने वाला है, 15 में भाग तो जा ही नहीं रहा है, 36 के लिए कितना आने वाला है 18 है। अब फिर 2 का भाग दीजिए तो 6 आने वाला है, 15 में नहीं जा रहा है और यहां पर 9 आने वाला है। अब भाग देंगे तो यहां पर 3 आने वाला है, ये 15 रहेगा, 9 में भाग नहीं जा रहा है तो 9 ही रहेगा। अच्छा अब 2 का काम कंप्लीट। अच्छा 3 का भाग दीजिए, इसमें देखिए 1 आ रहा है, इसके लिए 5 आएगा और इसके लिए फिर 3 आएगा। अगली बार फिर 3 का भाग दे सकते हैं, 1 5 और 1 आएगा। अगली बार फिर 5 का भाग दे सकते हैं, 1 1 और 1 आएगा। आगे बात समझ में? तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें 5 या 15 15 या 45 45 जो 90 और 180। अच्छा एक दो रह गया यार, देखो 3 बार आ रहा है, एक मल्टीप्लाई में लिखते हैं आप लोग इंटू 2।
180 और इंटू 2 तो 360। इसका जो एलसीएम आ रहा है वो तो 360 निकल के आ रहा है। अब एचसीएफ के लिए काम कर लेते हैं यहां पे। देखिए, अच्छा कंसेप्ट अपना वही देगा कि एचसीएफ के लिए संख्याओं को अलग अलग करना है, तो कीजिए अलग अलग किस टाइप से करेंगे। जैसे सबसे पहले यहां पे 24 के लिए काम कीजिए आप लोग। 24 के लिए किस टाइप से काम करूंगा, यहां पे 12 आने वाला है, चाहिए, और फिर अपना क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, फिर 2 का भाग देंगे कितना आ रहा है, 3, फिर 3 का देंगे तो 1 आने वाला है। इस टाइप से आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट संख्या कौन सी अपनी, 15। 15 की गुणनखंड करो, 3 का भाग देंगे तो 5 आने वाला है, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आने वाला है। 15 के फैक्टरी हो जाएंगी। 36 के और कर लेते हैं। देखिए 2 का भाग देंगे तो 18 आएगा, फिर 2 का देंगे तो 9 आएगा, 3 का देंगे तो 3 आएगा, और 3 का देंगे तो 1 आएगा। अब देखिए, अब देसी इलाज को पॉइंट याद होना चाहिए एचसीएफ में। तो यहां पे अगर तुम्हें इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है कि संख्याओं से कॉमन देखने हैं। क्या देखने हैं आपको, कॉमन। तो देखो कॉमन कैसे देखेंगे, तो यहां पे देखो, यहां पे 2 आ रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो 2 की तो बात ही ना ऐसे है। अच्छा इसमें 3 आ रहा है, 3 हो रहा है। अच्छा 3 इसमें भी आ रहा है, सही बात है। अच्छा 3 इसमें भी आ रहा है, एक बार 3 है, याओ में एक बार 3 है, तो याओ में एक बार 3 है। आगे बात समझ, तो या को एचसीएफ का जाओ, तीनों ही का जाओ आंसर। तो इस टाइप से 3 संख्या हो या 2 संख्या हो या फिर 4 संख्या हो, उन संख्याओं के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम के लिए तो संख्याओं का एक साथ गुणनखंड निकालना है, और एचसीएफ के लिए संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकालना है, और उनमें जो कॉमन होती है संख्या, उस संख्या को लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में एक आध क्वेश्चन और है 3 संख्याओं वाला, तो आप उन क्वेश्चनों को भी ऐसे कर लें, और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे डायरेक्टली आप लोग पूछ लें कोई। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, आएगी नहीं आपको तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम करेंगे यहां पर। देखिए भाई, तो यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या कह सकते हैं पूर्णांकों का गुणनफल। एक ही बात है, यानी कि जो आपके लिए 2 संख्या दी जाएंगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर उन संख्याओं का गुणा करें हम, सही है, और दूसरी साइड में उन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के गुणा किया जाता है, तो उनका जो मान होगा वो बिल्कुल बराबर आएगा। तो मतलब ये एक टाइप से यहां पे एक फॉर्मूले का काम कर रहा है, एक सूत्र का काम कर रहा है। ठीक, अगर मैं यहां से आपको और सूत्र बनाना चाहता हूं, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा बताइए, एचसीएफ गुणा में तो पल्ले होगा चली जाएगा बाद में पक्षांतर करने पर। तो यहां पे क्या होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ का पक्षांतर क्या है, तो एचसीएफ चला जाएगा। अब मान लीजिए तुम एचसीएफ निकालना चाहे, मतलब ये निकालना चाहते तो एलसीएम को पक्षांतर भेज दीजिए आप लोग। तो यहां पर एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा बताओ, पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या और अपॉन क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सही है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये आपके लिए फॉर्मूला है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं, उस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए काम आएगा। ठीक है, तो देखें अगला क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए ये आपकी बुक का बेस है, तो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। तो मैंने क्या है, पहले उस तीसरे क्वेश्चन को पहले करा दिया क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ को मैंने आपको पहले अच्छी प्रकार से समझा दिया है, जिससे क्या है अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, 96 और 404। तो देखें पहली संख्या है 96 और 404, यानी कि अब तुम्हें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल। ये प्रूव करना है, जो मैंने आपके लिए सूत्र लिखा है। यहां पे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भी कह सकते हैं या पूर्णांकों का गुणनफल भी कह सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है, तो यदि संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो पहली संख्या ज्ञात करो, है ना। तो आप सूत्र को उसी टाइप से याद करना जो मैंने आपको लिखा है। देखें तो सबसे पहले तो 96 और 404 के तुम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। तो यहां पे इसका एलसीएम के लिए काम कर रहा हूं मैं, 96 और 404, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम 2 का भाग देंगे तो 48 आने वाला है, यहां पर 202 आने वाला है। फिर 2 का भाग दीजिए, यहां पर 24 आने वाला है, यहां पर 101 आने वाला है। 2 का भाग देंगे तो 12 आने वाला है, 101 आने वाला है। यहां पे 2 का भाग देंगे 6 आने वाला है, 101 आने वाला है। और फिर 2 का भाग देंगे 3 आने वाला है और 101 आने वाला है। और फिर 3 का भाग देंगे 1 आने वाला है, 101 आने वाला है। और 101 में तो 101 ही का भाग जाएगा, तो 1 और 1। ये तो इसका जो एलसीएम हो रहा है, एलसीएम इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 5 बार, इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 101। ठीक है, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, बाद में कर देंगे। ये एलसीएम आ रहा है आपका। अच्छा, अब एचसीएफ निकालो। एचसीएफ के लिए तो एचसीएफ के लिए काम कीजिए, फॉर्मेट आपका वही रहेगा, यानी कि 96 के फैक्टर करो, 48, 24, 12, 6, 3 और ये 1। ये तो 96 की फैक्टर रहेगी। अच्छा, अब आपको 404 के गुणनखंड भी करने, तो 202, 101 और 101 का ही भाग दिया जाएगा यहां पे 1। आगे बात समझ में? अब सुनो, अब इसका जो एचसीएफ आने वाला है, इसका मैं लिख रहा हूं यहां पे
HCF इक्वल टू, देखो यहां पे 2 आ रहा है तो यहां पे भी एक 2 आ रहा है, तो एक तो आने वाला है 2 इंटू, अच्छा इसमें दूसरा 2 आ रहा है तो इसमें भी दूसरा 2 आ रहा है, तो ये आएगा 2। इसमें तीसरा 2 है लेकिन इसमें तीसरा 2 नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। इसमें 101 है तो इसमें 101 नहीं है, तो ये इसका एचसीएफ होगा और एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप सिद्ध कर लें। अतः एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक यानी कि ये पूर्णांक यानी कि संख्या, तो यहां पे एलसीएम को लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 बार, और इंटू 3 इंटू 101 इंटू, अच्छा एचसीएफ और लिख रहा हूं मैं, एचसीएफ कितना है 4, पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि 96 इंटू 404। अब देखिए यहाँ के 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये कि 7 की गुणा कर दो कोई संख्या आवेगी बड़ी, ऐसे 96 और 404 को गुणा करूंगा तो कोई संख्या आवेगी बड़ी। दूसरा तरीका इजी तरीका ये भी है कि इसकी साइड में 96 और 404 है तो यहाँ 96 और 404 बना दो तो बिल्कुल इक्वल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कुछ ऐसी कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, देखो एनसी कितना आ रहा है 404, 101 इंटू 4 कितना आ रहा है 404 इंटू, इनको गुणा कर लो 4 8 16 32 और 32 इंटू 3 कितना हो रहा है 96। आ गई बात समझ में? तो यहां पे लिखा जाएगा 96, तो 96 इंटू 404 भी यही आ रहा है, 96 इंटू 404 भी यही आ रहा है। तो बस यही आपको हैंड्स प्रूफ करना यानी कि एचपी करना है इतनी शब्दों। तो अतः हम कह सकते हैं कि 96 और 4 के लिए आपने जो सिद्ध किया है वो किया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, वो आपके लिए क्या हो रहा है पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो आप इसे नोट करें फटाफट। देखिए भाई ये हटा दूं मैं अब आपके लिए। अब देखिए बेटा, अब सुनो, जैसे इसके 2 क्वेश्चन है 336 54 90 144, तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं, इसी टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान की वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लग रहे हैं, यानी कि इसमें रमन है रमन, और रमन को जो टाइम लिख रहा है वो इसमें 18 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, और फिर आपसे क्या कह रहा है, और एक मैदान का चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगता है, माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। यानी कि अनुप्रिया नाम की एक लड़की है, अनुप्रिया, जिसको टाइम लग रहा है 36 मिनट। ठीक है, देखिए और क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, 12 मिनट का लग रहा है। देखिए यानी कि एक रमन नाम का एक लड़का है, उसको एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का टाइम लग रहा है, और अनुप्रिया को पूरा चक्कर करने में 12 मिनट का टाइम लग रहा है। और जब वो चक्कर दे रही, वृत्ताकार पथ पर चक्कर दे रहे, स्टेप से देखो, यानी कि एक सर्किल है सर्किल, और इस सर्किल पे जो रमन है वो 18 मिनट में चक्कर दे रहा है, अनुप्रिया है वो 12 मिनट में चक्कर दे रहा है। सही है, तो कहने का मतलब ये होगा
कि यहां से जैसे रमन चल रहा है, ये रमन चल रहा है और यहीं से आपकी अनुक्रिया चल रही है। तो जब रमन यहां से इस टाइप से दौड़ रहा है तो वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है ऐसे। तो जब वो यहां तक चलेगा तो मान लो 12 मिनट ये आ जाएगा। जैसे मैं मिनट की बात कर देता हूं तो ये 12 मिनट है, सही है। अब सुनो, रमन 12 मिनट में ही आ जाएगा पावे को, आवे को नहीं आवे को, इस टाइप से चक्कर चल रहा है जब उनका ऐसे। और अनुक्रिया जो है, कौन? अनुक्रिया। अनुक्रिया 12 मिनट में पूरा चक्कर कर लेती है। तो ये जो अनुक्रिया है ना, ये अनुक्रिया तो ये तो भैया 12 मिनट में ये जगह पा जाएगी, आवेगी नहीं आवेगी? तो भाई रमन को यहां से और यहां तक चलने के लिए 18 मिनट चाहिए। अनुक्रिया यहां से यहां तक चलने को कितने मिनट चाहिए? 12 मिनट। तो यह कम स्पीड तो दौड़ रहा रमन, तो रमन तो 12 मिनट में यहीं तक आवे वाला होते हो कि 18 मिनट यहां हुई आती, लेकिन ये 12 मिनट में अपना पूरा चक्कर कर लेती है। तो यह क्रॉस कर जाएगी, ऐसे ही दूसरे चक्कर में भी क्रॉस करेगी, तीसरे चक्कर में भी क्रॉस करेगी, चौथे चक्कर में क्रॉस करेगी, और एक ऐसी कंडीशन आवेगी कि ये दोनों पुनः एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। समझ रही बात है? तो क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि या पॉइंट पे रमन हुए और अनुक्रिया हुए, तो वे कितने टाइम के बाद मिलेंगे? सर्किल में घूमते जा रहे हैं, गैप चल रहा है, 6-6 मिनट का गैप चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकाल दी। अतः 18, अतः एलसीएम के लिए तो 18,12 का आपको एलसीएम निकालना है। 9, 6 फिर 2 का देंगे तो यहाँ पे 9 और 3 होगा, तो यहाँ पे 3,1 होगा, फिर 3 का देंगे तो 1 होगा। फैक्टर कीजिए आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सही है। 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो यहाँ पे कितना टाइम आ रहा है? 36 मिनट। अतः भी दोनों, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर इस एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है 2.2 के लिए। क्या कह रहा है? एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या, मतलब एक सब्जेक्ट है हिंदी, और इस हिंदी में जो स्टूडेंट यानी कि प्रतियोगिता में प्रतिभागी जो संख्या ले रहे हैं उनकी संख्या रहेगी 60। एक दूसरी सब्जेक्ट इसमें अंग्रेजी दी हुई है भाई, कौन सी सब्जेक्ट है? अंग्रेजी, और इस अंग्रेजी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 84, और अगली जो संख्या है वो गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो यहां में क्या है? एक ही कमरा में एक ही विषय के
छात्र बैठाए जा रहे हैं। तो अब तुम तीन यूं पूछ रहे हो कि ये जो स्टूडेंट है, जो प्रतिभागी है, वो कितने कमरा में बैठाए जाएंगे, समझ रहे। और कोई कमरा में ऐसा नहीं कि कोई में 10 बैठा दे, कोई 5 बैठा दे, सभी में बिल्कुल समान। और एक चीज ध्यान रखो, अगर 3-4 संख्याओं में से अगर आपको कोई चीज समान लेनी है तो अभी बताया था एचसीएफ यानी कि कॉमन, सही है। समान तो संख्या काय में निकल रहा है, बिल्कुल एचसीएफ होता है। तो हमने बिल्कुल बराबर स्टूडेंट बैठाने, तो सबसे पहले हमें इनको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ, सही है। तो कमरे में जो न्यूनतम संख्या होगी, छात्रों की संख्या होगी, मतलब एक कमरा में हम कितने छात्र बैठा सकते हैं उनकी संख्या निकाल रहा हूं मैं। अतः एक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या, तो उसके लिए आपको उनका एचसीएफ निकालना है, न्यूनतम संख्या निकालनी, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए फैक्टर कर लेते हैं, यहां पे 60 के अलग करेंगे, एचसीएफ के लिए अलग करेंगे, गुणनखंड भाग दीजिए आप लोग। ठीक, अच्छा 84, तो यहां पे भाग दूंगा, स्टेप से। अगली संख्या कौन सी है? 108, यहां भी आप भाग दीजिए, कितना आ रहा है यहां पे? 54, फिर 2 का भाग देंगे तो 27, 3 का भाग देंगे तो 9, 3 का देंगे तो 3, और फिर 3 का दूंगा तो 1। अतः एचसीएफ इक्वल टू, कॉमन देखो, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, एक तो गुणा 2, सही है। दूसरा 2 है, दूसरा 2 है, दूसरा भी 2 है, तो फिर 2 आ रहा है। अच्छा इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो फिर 3 आ रहा है, ठीक है। 5 इसमें, तो यहां पे नहीं, और कोई संख्या नहीं आ रही, आप देखना 7 इसमें, तो और किसी नहीं, ठीक है। तो ये इसका इससे 12 है, तो कितना आ रहा है? 12। तो कहने का मतलब है एक कमरा में जो प्रतिभागी बैठाए जा सके, कितने बैठाए जा सके? 12। यानी कि एक कमरा में ये अलाउ कर दिया गया है कि एक कमरे में 12 विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा। और जब एक कमरा में 12 विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा, अब देखें आपको कि यहां पे अब मैं देख रहा हूं कि मतलब हिंदी के विद्यार्थियों को कितने कमरा चाहिए, तो कमरों की आवश्यकता जो होगी वो किस टाइप से, मतलब हिंदी की जो कमरा है, भाई हिंदी के वाला करने बैठे हो कितने कमरा चाहिए, टोटल वाला कितने के? 60, और एक कमरा में कितने के बैठा रहे? 12, तो 60 में 12 भाग दे दो, बरपन 60, तो 5 कमरा, मतलब हिंदी के विद्यार्थी 5 कमरा में बैठे जाएंगे। अच्छा अब अंग्रेजी, अंग्रेजी के ने देखो, अंग्रेजी के टोटल 84 विद्यार्थी हैं, एक कमरा में 12 आ रहे, तो यहां पर कितने कमरा चाहिए? 7 कमरा चाहिए, सही है। अच्छा अब देखो गणित, गणित के जो यहां पे टोटल विद्यार्थी कितने के? 108, एक कमरा में 12, तो यहां पे फिर के कमरा चाहिए? 9 कमरा चाहिए। अतः कुल कमरा 5 + 7 + 9, सही है। 9 + 7 16 और 5 21 कमरा। अतः हम कह सकते हैं कि इन प्रतिभागियों को बैठाने के लिए कम से कम 21 कमरों की क्या पड़ेगी आपको? आवश्यकता। और ये आपका क्या हो जाएगा?
आंसर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 के जो भी क्वेश्चन है वो आपके सारे कंप्लीट है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है बहुत इजी एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल्स में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको मैं बता देता हूं। देखो, आप लोग किताब निकाल के देख सकते हैं कि वही साधारण है, जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और एग्जाम्पल 3 में 144, 180 और 192 के एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा एग्जाम्पल वही है कि आपको एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल निकालना है। तो इन एग्जाम्पल्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, समझे। आप इन एग्जाम्पल को साथ के साथ करते चले, कोई दिक्कतें आ रही तो मुझसे पूछे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 लेके आ रहा हूं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है वो, और वहां से क्वेश्चन आने का 90% चांस होता है। ठीक है, तो बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।